हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं W3C वैलिडेटर। देखिए, ऑन पेज एसईओ में अभी तक हम लोगों ने काफी सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पर करा, बट W3C वैलिडेटर देखा जाए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एंड इस एक्टिविटी को हमें बहुत ही अच्छे मैनर में अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना। तो आइए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हाट इज W3C वैलिडेटर। देखिए, W3C वैलिडेटर एक ऑनलाइन टूल है जिस टूल के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं एंड एनालिसिस कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड HTML स्टैंडर्ड बेस्ड एरर्स की डिटेल्स। इसी को W3C वैलिडेटर हम लोग बोल कर चलते हैं। यानी कि W3C वैलिडेटर एक ऑनलाइन टूल है जिस टूल में हम अपनी वेबसाइट के HTML स्टैंडर्ड बेस्ड कुछ एरर्स का डेटा फाइंड कर सकते हैं। इट्स ऑनलाइन टूल। क्लियर है? है इस टूल को हमें यूज क्यों करना है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। देखिए, एक फंडामेंटल ना आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान, हमने एक फंडामेंटल यहाँ पर डिस्कशन करा था वेबसाइट इंडेक्सिंग से रिलेटेड, ये सभी लोगों को पता है, एंड जो क्रॉलिंग से रिलेटेड देखा था। जब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना, तो वो हमारी वेबसाइट के सारे डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करता है। राइट, ये सारा फंडामेंटल हमने देखा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मेरे पास वेबसाइट आती है, या मैं इस वेबसाइट की बात, ठीक है, ये तो फ्रंट एंड हो गया। इसमें सोर्स कोड है, ये परफेक्टली तरीके से यहाँ पर ठीक है या नहीं है, या इसके अंदर ये जितने भी टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, टैग से कहने का मतलब है ये जो कोडिंग यहाँ पर लिखी आती है, ये टैग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें यहाँ पर ठीक है या नहीं है। इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के लिए W3C वैलिडेटर टूल का यूज किया जाता है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया कि इस टूल के थ्रू हम HTML से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को मेजरली चेक करते हैं। अब क्यों चेक करते हैं ये बात देखिए, कभी भी जब भी किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को ओपन करेंगे ना, या किसी भी सोर्स कोड को आप विजिट करेंगे, तो सभी लोग एनालिसिस करना, यहाँ पर एक लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, दिस इज डॉक टाइप HTML, देख रहे हो, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन नंबर भी यहाँ पर इस पे ये मेंशन इस पे किया गया। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखो, वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर डिजाइन की जाए, चाहे वेबसाइट हमारी HTML पे डिजाइन की जाती है, या वेबसाइट हमारी PHP पे डिजाइन की जाती है, या हम लोगों की वेबसाइट यहाँ पर जावा पे डिजाइन करी जाती है, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज पे वेबसाइट डिजाइन करी जाए, उस वेबसाइट के अंदर ऑलवेज HTML स्टैंडर्ड बेस्ड टैग्स का, सिंटेक्स का यूज किया ही किया। एंड वेबसाइट के किसी भी पेज के सोर्स कोड को ओपन करने के लिए ऑलवेज हमें एक कमांड का यूज करना होता है, दैट इज Ctrl+U, जो प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता भी चुका हूँ आप लोगों को। अब इन्हीं सब पॉइंटर्स को एनालिसिस करने के लिए हमें W3C वैलिडेटर टूल का यूज करना। आई होप ये फंडा आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली W3C वैलिडेटर है क्या। एक और पॉइंट, W3C वैलिडेटर टूल को कहीं ना कहीं आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको एक ही आंसर देना है, ऑनलाइन टूल बाय विच वी कैन एनालिसिस HTML स्टैंडर्ड बेस्ड एरर्स। ये डेटा हम लोग इसमें एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसको एसईओ में क्यों यूज करना है? और एसईओ में देखा जाए तो हम जो कोडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका हम डेटा क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? ये सिंपल सी बात है, अगर वेबसाइट की क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, तो चाहे वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट हो या वेबसाइट का बैक एंड पार्ट यहाँ पर आता है कोडिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन सारे फंडामेंटल्स को बड़े अच्छे लेवल पे क्रॉल करता है। उसी के बेसिस पे अगर काफी सारे एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो वेबसाइट को क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, नेगेटिव देगा? नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इसीलिए इसको एसईओ में यूज करा जाता है। अब मेजर यूज क्या आते हैं? वैलिडेट करना HTML CSS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ताकि कोड यहाँ पर बेटर हो और बेटर क्रॉलेबिलिटी यहाँ पर हो। अभी पॉइंट हम लोगों ने क्रॉलिंग से रिलेटेड डिस्कस करा। इसी के साथ हम लोग फिक्स कर सके अपनी वेबसाइट के कोडिंग से रिलेटेड एरर्स को, ताकि मेरी वेबसाइट में अगर कोई भी कोड यहाँ पर है या कोई भी सिंटेक्स है यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो उन सभी चीजों को हम परफेक्ट मैनर में करेक्ट यहाँ पर कर पाए। इंप्रूव करेगा हमारी वेबसाइट की स्पीड को। आप सभी लोगों ने एनालिसिस किया होगा ना, जब आप कभी वेबसाइट को ओपन करते हैं किसी भी डिवाइस पे, आइदर इट्स अ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप, अगर वेबसाइट ओपन होने में, लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो कहीं ना कहीं यूजर बाउंस बैक कर जाता है वहां से, यानी कि उस वेबसाइट से वो मूव ऑन यहाँ पर कर जाता है। तो वेबसाइट का लोड टाइम हमारा मैनेज हो, ताकि वेबसाइट फ्रिक्वेंटली
मैनर में एंड काफी फास्ट स्पीड के साथ यहाँ पर ओपन हो। देन बूस्ट करें हमारी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को, यानी कि एसईओ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर करे। एंड बेटर यूएक्स यहाँ पर हो, यानी कि यूजर का जो एक एक्सपीरियंस होगा वो बड़े अच्छे लेवल का यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट फास्टली लोड यहाँ पर होगी, वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जितने भी सेक्शंस में इंफॉर्मेशन है उन सभी एस्पेक्ट पे इसको यूज एसईओ में करा जाता ही जाता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, हम लोगों ने W3C वैलिडेटर क्या है ये समझा, यूज किया, बट इसको यूज कैसे कर, क्या इसको हम हर वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखो सबसे पहली बात, इसको हम हर वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड आती है, किसी भी फंडामेंटल से रिलेटेड हमारी साइट है, किसी भी नीश से रिलेटेड हमारी साइट है, इसको ऑलवेज मैंडेटरी है हर वेबसाइट के लिए यूज करना ही करना है। अब यूज करने के लिए आपको एक लिंक को यहां पर फॉलो करना होगा। ये लिंक आप देख रहे हैं validator.w3.org। मेक श्योर इसको आप ऑलवेज लर्न यहां पर करके रखें, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि W3C वैलिडेटर को अगर आपने यूज करा है तो उसका एग्जैक्टली यूआरएल यहां पर क्या है। सो validator.w3.org, इस यूआरएल को हम लोग यूज करेंगे इस टूल के थ्रू अपनी वेबसाइट का डेटा एनालिसिस करने के लिए। कैसे इसको यूज करना है चलिए लाइव हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस टूल पे हमें विजिट करना है। आप डायरेक्टली यूआरएल मेंशन कर सकते हैं, या गूगल पे जाके W3C वैलिडेटर भी यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन करा W3C वैलिडेटर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लिंक जो यहां पर शो कर रहा है, एंड validator.w3.org, यही ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर ये शो कर रहा है, यही यूआरएल स्ट्रक्चर हमने देखा था। इसमें हमें क्लिक करना है एंड देन ये विंडो मेरे सामने ओपन होगी। दिस इज W3C वैलिडेट। अब आपको जिस भी वेबसाइट या जिस भी वेब पेज के लिए डेटा चेक करना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर शो कर रहा है वैलिडेट बाय यूआरएल। आप उस वेबसाइट के मेजरली होम पेज के यूआरएल को हम लोग यूज करते हैं। तो होम पेज का एंटायर यूआरएल आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस पॉइंट पे मेंशन करेंगे जो एड्रेस से रिलेटेड है। याद करो यूआरएल स्ट्रक्चर से रिलेटेड वाली क्लास को, उसमें देखा था यूआरएल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यूआरएल को क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, वेबसाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर एड्रेस से कहने का मतलब है वेबसाइट के यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल आपको यूज करना है। ये यूआरएल मैंने मेंशन करा, देन क्लिक ऑन चेक बटन। यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा। देखो यहाँ पर अभी समथिंग कुछ एरर दे रहा है, माइट बी वो एरर इस टूल से रिलेटेड नहीं है, इस वेबसाइट के लिए दे रहा है। समटाइम ऐसा होता है यहाँ पर जो है, ये एक इंफॉर्मेशन हमने देखी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी लोग चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी वेबसाइट एक फाइंड करता हूं। मैंने जस्ट चेक करा वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, ये मेंशन करा। अब यहाँ पर काफी सारे रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है, तो मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर यूज करता हूं। ये यूआरएल मैंने कॉपी करा एंड देन यहाँ पर मैंने इसको शेयर कर। मेक श्योर होम पेज का यूआरएल हम लोग यूज करेंगे एंड चेक। यहाँ देखिए कुछ डेटा हमें यहाँ पर इसके अंदर ये शो किया है। आप देख रहे हो यहाँ पर समथिंग एरर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा आ रहा है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ओवरऑल कितने एरर्स का डेटा इसने यहाँ पर मुझे शो कर, ये देख रहे हो ऑलमोस्ट काफी पॉइंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। देखिए अब इसमें जब रिजल्ट आप एनालिसिस करेंगे तो काफी सारे पॉइंटर्स पे रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो पॉइंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इन्फो से रिलेटेड ऑप्शन है, इन्फो से रिलेटेड हमें कोई भी एक्टिविटी उस पर परफॉर्म नहीं करी है, बट जो एरर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो टैग है, ये जो टैग यहाँ पर दिया हुआ, उस टैग के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर इश्यू दिया हुआ है। एंड यहाँ पर मेंशन भी कर रहा है फ्रॉम लाइन 1 टू कॉलम 30 से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन मेंशन कर। जैसे इस वेबसाइट के होम पेज का मैंने यूज करा, तो कॉलम से यहाँ पर कहने का मतलब इसके अंदर क्या, ये देखो ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है, जो कॉलम यहाँ पर देता है, ये इन लाइन से रिलेटेड यहाँ पर डेटा इसके अंदर कहना चाहिए। यानी कि इस नंबर ऑफ लाइन पे जो ये फ्रॉम लाइन 1 टू यहाँ पर ये कोड हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस कोड के अंदर समथिंग कोई ना कोई इशू यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ये एक स्टेटस भी मेंशन यहाँ पर करके चल रहा है एरर से रिलेटेड। तो ये एरर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो हो रही है, इन सभी एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें रिजॉल्व यहाँ पर करना।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलो एक ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस करा। इसी तरीके से हम किसी दूसरी वेबसाइट के लिए भी यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक मैं अपनी ही वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये मेरी साइट का यूआरएल एंड इसका डोमेन मैंने यहाँ पर शेयर कर एंड चेक करते हैं, देखते हैं इसका डेटा हमें शो करेगा या नहीं करेगा। देखो जैसे अभी स्टार्टिंग में हमें एक एरर दिया था ना, उस वेबसाइट का डेटा फेच नहीं करा था, तो ये कभी कभी आप लोगों के साथ होगा कि वेबसाइट टू वेबसाइट ये एरर के डिटेल जो है शेयर करता है, कभी नहीं करता है। तो ये किसी किसी वेबसाइट में इस टाइप का बग आपको मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप चेक करेंगे तो उस टाइम पे वो एरर शो ही करेगा। अभी अगर एरर शो कर रहा है तो हो सकता है आप थोड़ी देर बाद अगर चेक करते तो डेफिनेटली वहां पर उस एरर को वो शो नहीं करेगा यहाँ पर। अब ये देखिए, जैसे इस वेबसाइट पे मैंने विजिट करा, इन्फो यहाँ पर, देन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इन्फो, एरर से रिलेटेड एंड कुछ वार्निंग से रिलेटेड भी मैसेज आएगा। ये देख रहे हैं वार्निंग से रिलेटेड। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ये हमारी वेबसाइट में HTML स्टैंडर्ड बेस्ड एरर्स यहाँ पर अवेलेबल, एंड इन्हीं एरर्स को मुझे रिजॉल्व यहाँ पर कराना है। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जितने भी एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें शो यहाँ पर हो रही है, इन सभी एरर्स को रिजॉल्व यहाँ पर कौन करेगा। देखो कभी भी इस तरीके के एरर्स अगर हमें रिजॉल्व कराने, तो उसके लिए हमेशा हमें डेवलपर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट, हम डेवलपर का यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, डेवलपर के थ्रू हम लोग इन सभी एरर्स को रिजॉल्व कराते हैं, बिकॉज कोडिंग से रिलेटेड फंडामेंटल। सो मेक श्योर अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है तो आप खुद से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी किसी भी प्रॉपर डीएम एजेंसी के अंदर जब वर्क करेंगे, सो वहां पर आपको डेवलपर का ही सपोर्ट यहाँ पर लेना होता है इन सभी एरर्स को रिजॉल्व कराने के लिए। तो जितनी भी एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इनको हमें रिजॉल्व यहाँ पर कराना ही कराना है एज पर W3C वैलिडेटर। अब क्यों इसको हमें रिजॉल्व कराना है भाई, ऐसी क्या यहाँ पर दिक्कत है इन एरर्स के थ्रू कि हमें इसको रिजॉल्व कराना ही कराना। देखिए जब आपकी वेबसाइट क्रॉल यहाँ पर होगी तो डेफिनेटली वो कोडिंग पार्ट को भी यहाँ पर क्रॉल करेगा, एंड जितने भी सर्च इंजन है गाइस, वो सभी सर्च इंजन HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो। और अगर हमारी वेबसाइट में HTML स्टैंडर्ड बेस्ड ही मल्टीपल एरर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो डेफिनेटली हमारी साइट को कोई पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो इसीलिए इन सभी एरर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हम जितना यहाँ पर रिजॉल्व करा पाए, वो हम लोगों को यहाँ पर इन सभी को रिजॉल्व कराना ही कराना। यहाँ कितने नंबर ऑफ एरर्स की फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड एरर्स यहाँ पर 20, 25, 40 के अराउंड तक अगर साइकिल, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट 40 एक लार्ज नंबर यहाँ पर होता है। बट अगर 20, 30 इसके बीच की अगर साइकिल है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। इतने एरर्स से हमें कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो बट अगर कोई वेबसाइट है जिसमें 100 प्लस एरर्स आ रहे हैं, 200 प्लस यहाँ पर आ रहे हैं, 150 प्लस आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी साइट के लिए। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग W3C वैलिडेटर टूल से किसी भी तरीके की वेबसाइट के HTML स्टैंडर्ड बेस्ड बग या एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एंड आई होप ये फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से इस टूल को यूज करना है, क्यों यूज करना है, एंड किस तरीके से इससे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी साइट के लिए सर्च इंजन के थ्रू मिलेगा। यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए W3C वैलिडेटर ना अगर देखा जाए, ये डायरेक्टली गूगल का रैंकिंग फैक्टर नहीं है। मतलब जैसे हमने ऑन पेज एसईओ में यहाँ पर देखा, जो मेन फंडामेंटल्स है उन फंडामेंटल्स के अंदर यहाँ पर नहीं आता है, बट ये हेल्प किस में करेगा, इंप्रूव टेक्निकल क्वालिटी आपकी साइट की, क्रॉलेबिलिटी के अंदर, यूएक्स से रिलेटेड। जब क्रॉलेबिलिटी का यहाँ पर वर्ड का अगर यूज किया गया तो मान के चलो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट होके भी डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के लिए इम्पैक्ट यहाँ पर देता। तो इसीलिए इसको हमें मेजरली यूज करना ही करना है कभी भी जब अपनी वेबसाइट पे एसईओ को अप्लाई यहाँ पर करते हैं। आई होप ये फंडामेंटल यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा।